जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स में अपना अगला यूनिट देखेंगे, जिसमें हम लोग विशेष तौर पे ये देखेंगे कि फाइनेंशियल एंड प्रोटेक्शन ऑफ आइडियाज़ यूनिट 5 जो है आपका, इसमें ये देखेंगे कि क्या क्या ऐसे मेथड है इस भारत में स्टार्टअप करने के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। ठीक है, मेथड क्या चीज़ का? तो फंड को व्यवस्थित करना, फंड को कैसे लाया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन को या फिर स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया जाए भारत में। ठीक है, तो आप सभी के सामने ये देख सकते हैं, सारा कुछ डिटेल्स वाइज लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल मेथड क्या है किसी भी एंटरप्रेन्योर का भारत में अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए, एंटरप्राइज शुरू करने के लिए। ठीक है, तो यही हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक विशिष्टतम प्रकार का कोई नया सोच डेवलप करता है, जिससे कि समाज में रह रहे लोगों की प्रॉब्लम को, समस्या को, चुनौतियों को वो अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर कर सके। तो ये होता है एंटरप्रेन्योर। और कुछ ऐसा आविष्कार करेगा, कुछ ऐसा स्टार्टअप करेगा, तो अधिकतम चांस है कि वो लोगों को पसंद आएगा, तो बेनिफिट में रहेगा। एंटरप्रेन्योर का ये काम होता है। तो एंटरप्रेन्योर मान लेते हैं आपको बनना है, हमें बनना है, तो कैसे बनिएगा? तो आपने कोई ऐसा विजन सोचा, ऐसा ऐसा चीज़ आपने सोचा कि ये करना है, इससे लोगों की चुनौतियाँ जो होगी, उसकी जो आवश्यकता है, उसको हम फुलफिल कर देंगे। तो अब आपने जो सोचा, आपके दिमाग में जो एक आइडिया आया कि स्टार्टअप इस चीज़ में किया जाए, तो आपके पास आइडिया ले लेने से क्या आप स्टार्टअप शुरू कर पाएंगे, एंटरप्राइज शुरू कर लीजिएगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी रोकड़ा की, यानी कि धन की, मनी की, फंड की, कैपिटल की। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो एक कैपिटल जो धन है, फाइनेंस है, उसको कहाँ से लाया जाए, जिससे कि हमारे दिमाग में एक आइडिया जनरेट हुआ है कि ये चीज़ें किया जाए जिससे भारत के लोगों का भला हो। तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाए मेरे प्यारे साथियों, उसी के मेथड को हम लोग देखेंगे। कैसे पैसे लाना है, ऐसे भारत में कौन कौन सी स्कीम है जिससे आप अपना स्टार्टअप शुरू कीजिएगा तो आपको सरकार पैसे देगी, वो मैं बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का काम तो आपने समझ लिया। अब आपको समझना है क्या चीज़ें। तो अब मेथड को समझते हैं कि कौन कौन से मेथड है जिससे कि आप पैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहला एक मेथड होता है आपका कोई पर्सनलाइज्ड व्यक्ति है, तो आप उससे पैसे मांग लीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको पैसे दे दे स्टार्टअप के लिए, उससे मांग लीजिए। सरकार का रुख हम लोग बाद में करेंगे। अगर आप में वो क्षमता है तो खुद से ही अपना पैसे का मैनेजमेंट कीजिए। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड होता है मेरे प्यारे साथियों, एक होता है एंजल, क्या बोलते हैं, एंजल या एंगल इन्वेस्टर्स कहिए। ठीक है, इन्वेस्टर्स होता है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का मालिकाना, बहुत लोग होते हैं ना भारत में जिसके पास बहुत बहुत पैसे होते हैं। भारत का 1% जनसंख्या के पास, अमीर अमीर जितने लोग हैं, उसके पास जो कैपिटल है, उसके पास जो धन है, उतना भारत में 99% लोग रह रहे हैं, गरीब लोग, उसके पास भी नहीं है। उतना 1% लोगों के पास उससे अधिक है। तो इसलिए समझ सकते हैं कि मालदार पार्टी होते हैं, बहुत होते हैं, भले ही कम हो लेकिन उसके पास बहुत पैसे होते हैं। तो उस मालदार पार्टी को आप खोजिए, उससे संपर्क कीजिए, कहिए कि ऐसा ऐसा स्टार्टअप्स करना है, तो आपको पैसे देगा। चूँकि आपका ये स्टार्टअप्स इससे पहले कोई नहीं किया है, ये एक प्रकार का यूनिक है, तो इसमें रिस्क की संभावना बहुत हो सकती है।
तो चूँकि रिस्क की संभावना बहुत है, इसके बावजूद भी जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपको पैसे देने वाला मालदार पार्टी है, वो रिस्क के बावजूद भी आपको पैसे दे रहा है, इसलिए ये आपके लिए क्या है, एक भगवान की तरह है। इसलिए इसको एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे आप पैसे ला सकते हैं बैंक के माध्यम से, जो कि होता है डेप्थ। एक और तरीका होता है इक्विटी के माध्यम से, जिसमें स्टॉक अपना खरीदता है जो शेयर होल्डर्स, शेयर खरीदने वाले लोग होते हैं, वो आपका इक्विटी के रूप में होता है। एक और चीज़ होता है, वो होता है आपका वर्टिकल वेंचर्ड कैप। क्या होता है उसका नाम, तो चलिए हम लोग यहाँ पे भूल रहे हैं, कुछ और भी चीज़ होते हैं यहाँ पे लिखित है, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अब देखिए क्या है फाइनेंशियल मेथड फॉर एंटरप्रेन्योर। पैसे की कैसे किन किन व्यवस्थाओं से एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए पैसे इकट्ठा करता है, उसके बारे में है। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे आपके लिए ये बताया गया है कि जो एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, द मनी रिक्वायर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर को जो मनी की ज़रूरतें होती है किसके लिए, तो इस्टेब्लिश एक अपना ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर अपने इंटरप्राइज को रन करने के लिए। अगर इंटरप्राइज इस्टेब्लिश हो चुका है तो उसको चलाने के लिए आपको जो क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, मनी की जो ज़रूरत होती है, उसको फंड बोला जाता है। फंड बोला जाता है, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा क्या चीज़ है, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि द मेथड्स बाय व्हिच द फंड्स आर रेज्ड इज़ कॉल्ड फाइनेंसिंग मेथड। वो आपके तरीके जो जिससे कि आप क्या करते हैं, पैसे को लाते हैं, ठीक है, रेज करते हैं, उसी को ही फाइनेंशियल मेथड बोला जाता है। जिस तरीके से हम लोग पैसे को इकट्ठा करते हैं, पैसे को किसी भी तरीके से हम लोग उसका उपाय करते हैं, वही क्या कहलाता है, तो फाइनेंसिंग मेथड, उसी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेंस फाइनेंसिंग मेथड आर आल्सो नोन एज स्टार्टअप फंडिंग। चूँकि यह एंटरप्रेन्योर द्वारा पैसे को इकट्ठा किया जाता है, इसलिए फाइनेंसिंग मेथड को बोला जाता है स्टार्टअप फंडिंग, स्टार्टअप का पैसा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देयर आर वेरियस फंडिंग मेथड फॉर स्टार्टअप्स। आप स्टार्टअप इंडिया में कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप फंडिंग कर सकते हैं, पैसे आप अपने स्टार्टअप के लिए ला सकते हैं। पहला क्या तरीका है, तो ये तो आपको पता है, पर्सनल सोर्स, व्यक्तिगत रूप से आपका कोई जान पहचान है, उनसे मांगिए। मैनी स्टार्टअप्स डजंट रेज फंड्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी। बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, स्टार्टअप होते हैं, और थर्ड पार्टी से पैसे लेने के उतने इच्छुक नहीं रहते हैं। दे आर फंडेड बाय द फाउंडर्स एंड फैमिली रिलेटिव। ये क्या करते हैं, तो फाउंडर्स से फंड लेते हैं, उनका कोई फैमिली से संपर्क है तो उनसे वो क्या करते हैं, फंड लेते हैं। ओनली टू प्रिवेंट द डेप्थ एंड इक्वालिटी डेल्यूएशन। क्यों, वो अपने जान पहचान से ही फंड क्यों लेते हैं, ताकि डेप्थ जो कर्ज होता है, किस्तों में चुकाना होता है, जो बैंक उंक से लेते हैं या फिर थर्ड पार्टी से लेते हैं, उससे ये बच जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्विटी डिल्यूशन, इसमें क्या होगा कि अगर आपका स्टॉक खरीदेगा कोई, तो उसमें आपके जितना भी बेनिफिट होगा उसका परसेंटेज उसके हिसाब से उसे शेयर करना पड़ेगा ना, तो इससे भी आप बच जाइएगा। अगर आपका पर्सनल फंडिंग का व्यवस्था है तो वही सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर दिस दे यूज देयर पर्सनल सेविंग मैनुअली। इससे वो पैसे बचा लेता है। इस मेथड से एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो आपका व्यक्तिगत रूप से पैसे की बचत कर लेता है। दूसरा तरीका क्या है, तो एंजल इन्वेस्टर्स वो मैंने आपको बताया है कि ये एक प्रकार का क्या होता है, वेल्दी पर्सन होता है, धनी व्यक्ति होता है, जो कि इन्वेस्ट करता है
आपके कंपनी में वो अपने पैसे से। यूजली ए स्टार्टअप डेट इज़ अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं उसी वक्त आप में, चूँकि उस वक्त रिस्क रहता है, इसके बावजूद भी आपको ये क्या करते हैं, स्टार्टअप्स को डेवलप करने के लिए आपको पैसे देता है, इसलिए इसको एंजल इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। क्या है एंजल इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू टेक ओनरशिप पोजीशन इन दिस कंपनीज दे सपोर्ट बिकॉज देयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड। एंजल एक्सपेक्ट इन्वेस्टर्स जो होता है ना, वो क्या करता है, आपको पैसे देता है, लेकिन चूँकि वो पैसे बहुत रिस्की होता है। मान लीजिए पहली बार कोई नया चीज़ में कोई प्रोडक्ट आया है, तो लोगों को पसंद आएगा कि ना आएगा, इसमें एक संभावना निहित है, यानी कि रिस्क है बहुत सारा। तो इसलिए ये जो एंजल इन्वेस्टर्स जो होता है, चूँकि आपको अर्ली स्टेज में मदद करता है, पैसे देता है कंपनी को, एंटरप्राइज को बड़ा करने के लिए, तो चूँकि उसने रिस्क उठाया है, तो क्या कहता है कि मुझे मालिकाना हक दो, मुझे ऑनरशिप का पोजीशन दो, और इसका वो एक्सेप्टेंस रखता है कि मुझे तुम मालिकाना हक दो, ताकि अगर कभी भी ऐसा मुझे लगे कि यहाँ पे इस एंटरप्राइज में अगर प्रोडक्ट लॉस में जाने की संभावना है, तब मैं पैसा ले सकूँ अपना। तो इसलिए ऑनरशिप पोजीशन का एक्सपेक्टेशन करता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि उसका जो कैपिटल है, पूंजी है, वो अनसिक्योर रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि वो आपके कंपनी की एसेट पे क्लेम नहीं कर सकता है, वो अपना पैसे लेकर के चला जाएगा, वो ऑनर है तो ठीक है, आपके एसेट में वो अपना हिस्सा नहीं मांग पाएगा। ऐसा एंजल इन्वेस्टर्स में होता है। अब क्या है, देखिए एंजल इन्वेस्टर्स जो होता है वो आपके क्या होगा, तो जो इक्विटीज़ जो होता है या कन्वर्टेड डेब्ट, उसी का एक रूप हुआ, जिसमें जितना पैसा उसने लगाया है उसका बेनिफिट्स वो लेता रहेगा, और जब देखेगा कि कंपनी घाटा के क्षेत्र में जा सकता है तो अपना पैसा निकाल लेगा। जैसे स्टॉक मार्केट में जो व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, किसी भी कंपनी का शेयर को, स्टॉक को खरीद लेता है, तो जितना स्टॉक को उसने खरीदा उतना का वो मालिक हो गया, और उसका दिन ब दिन प्राइस हो सकता है कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो वो खरीदता उस वक्त है जब प्राइस कम हो, और जब देखता है कि उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया है, उस स्टॉक्स का, उस कंपनी का शेयर बढ़ गया है मार्केट में, तो उसे बेच देता है। तो यह इसी प्रकार का एंजल इन्वेस्टर्स हो गया, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स। अब देखिए क्या है, देयर आर नोन एज एंजल्स बिकॉज दे ऑफ्टन इन्वेस्ट इन रिक्स। उसको एंजल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो रिक्स वाले सिचुएशन में इन्वेस्ट करता है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है अनस्टेबलाइज्ड रहता है, अनप्रूवन एंटरप्राइज, और आपका एक होता है ना प्रूव्ड आपका इंटरप्राइज हो गया है, मान्यता प्राप्त, तो ऐसा तो नहीं है। इसलिए उस वक्त तो चूँकि आपको पैसे का मदद करता है, इसलिए उसको एंजल बोलते हैं। फॉर विच अदर सोर्स और लोन्स आर अनअवेलेबल, और क्या है, आपको लोन और ये सब चीज़ नहीं मिलते हैं इन सब चीज़ों में, रिस्की चीज़ों में, अनस्टेबलाइज चीज़ों में, अनप्रूव्ड एंटरप्राइज में, तो लोन उन तो मिलेगा नहीं। उस वक्त ये आपको पैसे की मदद करता है, इन्वेस्ट करता है, और ये रिक्सी में कहलाएगा, गिनाएगा, इसलिए इसको एंजल बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, सम पॉपुलर एंजल इन्वेस्टर्स। अब एंजल के बारे में तो जान गए, अब एंजल कौन कौन है, कौन कौन से ऐसे पॉपुलर एंजल है भारत में या फिर विदेश में, उसके बारे में देख लीजिए। पहला क्या है, अनुपम मित्तल, फाउंडर एंड सीईओ। क्या नाम है, अनुपम मित्तल, एक एंजल इन्वेस्टर्स है जो कि फाउंडर एंड सीईओ है, ठीक है, किसके, तो पीपुल ग्रुप के फाउंडर एंड सीईओ है। वो एंजल इन्वेस्टर्स है, वो ऐसे स्टार्टअप्स जो
एक बेनिफिट के दौर पे वो अगर समझ ले कि अच्छा करेगा तो उसमें ये आपको पैसे दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं, एंजल इन्वेस्टर्स है। ठीक है, अब क्या है, रंजन अनादन, ये क्या है, तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर है सेक्वा कैपिटल का। किसका, तो सेक्वा कैपिटल एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंपनी होगा, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है रंजन अनादन, जो कि आपके एंजल इन्वेस्टर्स हैं। ऐसे रिक्सी कोई भी स्टार्टअप शुरू कीजिए तो इनको अगर पसंद आ गया तो उसमें पैसे देने को तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो ग्रीस माथुरोबोथम। ठीक है, ग्रीस माथुरुबूथम जो भी है, ये क्या है, तो सीईओ है। किस कंपनी के, किस ऑर्गेनाइजेशन के, तो फ्रेश वर्क के। ये भी आपके एंजल इन्वेस्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्या है, रोहित बंसल, जो कि को फाउंडर है स्नैपडील के। क्या, रोहित बंसल को फाउंडर है स्नैपडील के। या फिर आप देख सकते हैं ये और भी है, एस वेक्टर एंड टाइटन कैपिटल के को फाउंडर है। तो रोहित बंसल से भी आपको संपर्क कर सकते हैं अगर आपको स्टार्टअप करने हैं तो। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट आपका है वेंचर कैपिटलिस्ट। क्या चीज़ नेक्स्ट, तो एंजल इन्वेस्टर्स के बाद आपके आ रहे हैं फाइनेंशियल मेथड में आपको फंडिंग स्टार्टअप्स के लिए चाहिए। तो एक था आपका पर्सनल सोर्स के माध्यम से, दूसरा है एंजल इन्वेस्टर्स के सोर्स के माध्यम से, और थर्ड है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट का 4 मेन प्लेयर होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री जो हुए ना, वो 4 मेन प्लेयर हुए। ये क्या हुए, वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में समझिए। वेंचर कैपिटलिस्ट एक प्रकार का ऐसे लोग होते हैं ना, एक होता है बिचौलिया, उसको ही आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ना, बिचौलिया का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, तो रिसर्च करते हैं कि कौन कौन एंटरप्रेन्योर या फिर लोग स्टार्टअप्स करने वाले हैं, उसको पैसे की ज़रूरत है। और वो रिसर्च नहीं करेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या है उसके बारे में नहीं। पहले ये जो है ना एंटरप्रेन्योर है, वो आएगा, इनसे संपर्क करेगा वेंचर कैपिटलिस्ट से। ठीक है, तो ये पूरा रिसर्च करेंगे कि ये फ़ायदा भविष्य में कमा सकता है कि नहीं, इसने जो नया एक आविष्कार किया है, नया इंटरप्राइज शुरू किया है, वो बेनिफिट में रहेगा या नहीं। सारा रिस्क एंड बेनिफिट का ये एनालिसिस करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के लोग। और फिर ये अगर निष्कर्ष निकाल लिए कि हाँ यह एक प्रकार का बहुत ही अच्छा स्टार्टअप्स है, इसमें बेनिफिट्स होने की संभावना है, तो वो क्या करते हैं, तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, वो क्या करते हैं, तो इनका तो संपर्क रहता है, बहुत सारे लोगों से संपर्क रहता है, बैंक से संपर्क रहता है, एक तरह से ऑथोराइज्ड पर्सन है। ठीक है, ये एक तरह से वेरिफिकेशन का काम करता है, इनसे संपर्क कीजिए, ये आपको पैसे दिलवा देगा। पैसे दिलवाएगा तो ये तो लेगा बैंक से, लेकिन ये थोड़ा कम परसेंटेज में ये लोन लेंगे, या फिर जो भी तरीके से पैसे लेंगे वो कम परसेंटेज में लेंगे। मान लीजिए बैंक से लोन लिए 10% में, तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा, तो करीब करीब कम से कम तो 15% तो आपसे लेंगे ही लेंगे। ठीक है, ये बांध देंगे आपसे एक क्रेडिटर, मतलब एक समय बांध देंगे, डेप्थ बांध देंगे कि इतने समय पर तुम्हें साल हो जाए तो इतना इतना देते जाओ, चुकाते जाओ पैसा। ठीक है, तो आपको चुकाना पड़ेगा, एक फिक्स रूप में आपको चुकाना पड़ेगा। तो इनसे आप संपर्क कीजिएगा वेंचर कैपिटलिस्ट से, तो बहुत ही आसानी से आपको पैसे मिल जाएगा, आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए वेंचर कैपिटलिस्ट के 4 मेन प्लेयर होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एंटरप्रेन्योर, जिसको फंड की ज़रूरत हो गया, एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है वो एक प्लेयर हो गया वेंचर कैपिटलिस्ट का। ठीक है, इसको फंड की ज़रूरत हो गया। अब देखिए इन्वेस्टर्स डेट नीड हाई रिटर्न्स। अब जो इन्वेस्टर्स होगा, जो इन्वेस्ट करना चाहता है इस सोच से कि उसको
इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, इस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें जिससे कि मुझे हाई रिटर्न आए, बहुत पैसे आए। वो अपने पैसे को 2 गुना करना चाहते हैं, 3 गुना करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये दूसरा पिलर हो गया, तो इसको कर लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए उसको दूसरा पिलर, जिसको इन्वेस्टर्स नाम दे दिए। अब थर्ड क्या है, तीसरा पिलर वेंचर कैपिटलिस्ट का, तो है क्या है, बैंक हु नीड कंपनी टू गिव लोन्स। अब ये जो बैंक जो है ना, वो आपके तीसरा पिलर हो गए वेंचर कैपिटलिस्ट के। और वेंचर कैपिटलिस्ट जो होगा, जो मार्केट का क्या करता है, हु मेक मार्केट, वो जो कि एक बाज़ार प्रदान करता है, बाज़ार को बनाता है, ये आपका चौथा पिलर हो गया। तो वेंचर कैपिटलिस्ट के चारों पिलर के बारे में आप जान गए हैं। अब देखिए वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में जान लीजिए। वेंचर कैपिटल इज ए फर्म, यह एक प्रकार का फर्म है। वेंचर कैपिटलिस्ट एक फर्म है जो कि इन्वेस्ट करता है पीपल के पैसे को किसी भी स्टार्टअप्स इंटरप्राइज में या फिर स्मॉल बिजनेस में। किस लिए, तो उसको बिलीव होता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल है। किसी भी स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप इंटरप्राइज में अगर वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पॉसिबिलिटी देखते हैं, संभावना देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं, तो उसमें पैसे को क्या करते हैं, तो इन्वेस्ट कर देते हैं। वेंचर कैपिटल ये हो गया। अब क्या है, दे प्रोवाइड्स लार्ज इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू एंजल इन्वेस्टर्स। अब एंजल जो इन्वेस्टर हुआ, मालदार पार्टी, वो क्या करता है, तो आपको जो पैसे जितना देगा ना, उससे अधिक पैसे देने में सक्षम ये होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट उससे अधिक पैसे देने में सक्षम होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका ज़्यादा पहुंच है। ठीक है, इनसे मान लीजिए इनका संपर्क बैंक से है, तो बैंक से कोई धनवान कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी मालदार पार्टी नहीं ना। तो इसलिए ये जो है वो आपको ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, किसके कंपेयर में, तो एंजल इन्वेस्टर्स के। अब नेक्स्ट क्या है, दे प्रोवाइड्स फंड्स टू कंपनी। वो कंपनी को क्या करते हैं, पैसे देते हैं, पैसे प्रदान करवाते हैं। बिकम टू शेयर होल्डर, किसके मदद से, तो शेयर होल्डर के मदद से, जो इन्वेस्टर था ना दूसरा प्लेयर, उसके मदद से। और बिकम पार्टनर ऑफ द फर्म, और या फिर देखिए ये क्या करते हैं, प्रोवाइड्स फंड्स टू कंपनी एंड बिकम शेयर होल्डर। कंपनी को फंड बना देते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, और ये क्या बन जाते हैं, तो पार्टनर भी बन जाते हैं। पार्टनर कब बनेंगे, तो बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी इनका अगर हो गया, पैसे उतना दे दिए, तो पार्टनर बन गया। अब क्या है, एक्सेल पार्टनर्स। एक्सेल पार्टनर्स क्या हुआ, तो इसमें बताया जा रहा है ब्लम वेंचर, कल्पारी कैपिटल, नेक्सस वेंचर आर पॉपुलर वेंचर कैपिटल इन इंडिया। अब वेंचर कैपिटल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तो मैं आपको एक तो ज़रूर बताऊंगा कि कौन कौन से भारत में वेंचर कैपिटलिस्ट है। तो देख लीजिए, एसएल पार्टनर्स, इसका नाम आप याद कर लीजिए, ब्लूम वेंचर, कलारी कैपिटल, नेक्सस वेंचर, ये सभी फेमस वेंचर कैपिटलिस्ट है, वेंचर कैपिटल है इंडिया में। ठीक है, तो ये भारत की ये सभी एकदम बेस्ट पॉपुलर वेंचर कैपिटल थे। अब जो चौथा तरीका जो होता है, जिससे कि आप क्या करते हैं, अपने कंपनी में पैसे इकट्ठा करने हैं, स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो आप इस मेथड से भी आप पैसे ला सकते हैं स्टार्टअप शुरू करने के लिए। इस मेथड का क्या नाम है, तो डेप्थ फाइनेंसिंग। मतलब कि ये आपका कर्ज हो गया, कर्ज वाला फाइनेंसिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तो ये डेप्थ का नाम सुनते ही आप समझ जाइए बैंक से। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक्स, अब बैंक से लोन लेते हैं ना, तो डेप्थ कहलाता है। अब ये क्या होता है, बैंक से लोन ले लीजिए, या फिर NBFCS। NBFCS भी एक क्या है, भारत में एक संस्था है जो कि आपको लोन की तरह ही बैंक से जैसे लोन लेते हैं उस प्रकार से ये भी आपको
पैसे प्रोवाइड कराती है और आपसे किस्तों में पैसे लेती है। NBFCS मतलब कि हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ये क्या होते हैं? बैंक तो नहीं होता है, फिर भी ये फाइनेंस का एक मान लेते हैं ना, प्राइवेट है, ठीक है। ये क्या करता है? बैंक हो गया चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हो गया, ये आपको लोन को ग्रांट करती है एंड बिकम बिजनेस लीडर, और वो बिजनेस लीडर बन जाते हैं एंड नॉट ओनर। ये बिजनेस लीडर बनते हैं। जो बैंक हो गया या फिर नॉन NBFCS जो हो गया, ये आपको लोन का ग्रांट करती है और ये बिजनेस का लीडर हो गए, नेता हो गए, ऑनर नहीं होंगे। इस बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो उसमें आपका लीडरशिप करेंगे, आपको सिखाएंगे, मदद करेंगे। ये मालिक नहीं अपने आप को मानेंगे। ये डेप्थ फाइनेंस क्या है? डेप्थ फाइनेंसिंग मेथड से जो बैंक से आप लोन लेते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अनलाइक VCs एंड एंजल्स, देखिए ऑनर नहीं बनेंगे किसका? कंपनी का या फिर एंटरप्राइज का। किसके किसके अपेक्षा में? तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट था ना, जो इससे पहले हम लोग देखे थे, वो क्या होता है? वो आपके कंपनी का ऑनर बन जाएगा, पैसे देता है। तो एंजल जो होता है वो भी कहेगा कि ओनरशिप प्रदान करो, तो एक तरह से मालिक बन गया। लेकिन ये जो है बैंक से लोन लेते हैं या फिर NBFCS से, तो ये मालिक की मालिकाना हक नहीं मांगते हैं, ये बिजनेस का लीडरशिप मांगते हैं आपसे। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। बट इसका जो नुकसान है, दीज लोन्स सो प्रोसिक्यूट कैन बी यूज फॉर वेरियस बिजनेस नीड लाइक। नुकसान हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जो होता है पैसे वो आपको फिक्स्ड पीरियड में चुकाने पड़ते हैं, चाहे आपका कंपनी फ़ायदे में रहे या फिर घाटा में रहे। उससे इस NBFCS को या फिर बैंक को कोई लेना देना नहीं है। ये आपसे पैसे समय पे जो इन्होंने बांध दिया है वो चुकाएंगे। आप 100 गुना अच्छा कीजिए तो उससे कोई लेना देना नहीं, या फिर आपको कंपनी का घाटा हो रहा हो तो भी इनसे कोई लेना देना नहीं। ये आपसे समय पे पैसा मांगेंगे। इसमें क्या है? इस प्रकार के लोन में वेरियस बिजनेस लाइक इन्वॉल्व होता है। तो क्या है? तो परचेस ऑफ इन्वेंट्री एंड इक्विपमेंट। अब क्या करना है? खरीदना है, परचेस करना है इन्वेंट्री को, अपने कंपनी में स्टॉक रखने के लिए कोई सामान, मटेरियल, तो उसके लिए, या फिर इक्विपमेंट, कोई भी आपके सामग्री चाहिए आपके एंटरप्राइज में, तो उसके लिए आपको इस प्रकार के लोन मिल सकते हैं। ऑपरेटिंग कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल, आपको कंपनी को चलाने हैं, ठीक है। आपने ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया और कोई काम, प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में मान लीजिए पैसे समाप्त हो जाए, तो उस वक्त भी आपको समाप्त होने से बचाना है। वर्किंग कैपिटल है, कोई आपका प्रोजेक्ट शुरू है तो उसमें भी ये प्रोजेक्ट आप बताइए इनको और पैसे आप ले सकते हैं। थर्ड क्या है? फंड रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपेंशन। फंड आपको अगर चाहिए एक्सपेंशन के लिए, जो भी आप कार्य या फिर प्रोजेक्ट है उसको आप बड़ा करना चाहते हैं, उसे आपके ऑर्गेनाइजेशन को और अन्य स्टेट में भी फैलाना चाहते हैं, तो आपके जो भी क्या है ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइजेस का विस्तार करने के लिए भी ये आपको फंड की दे दिया जाएगा। इस माध्यम से डेप्थ फाइनेंसिंग के माध्यम से भी आपको इस प्रकार में भी फंड मिलेंगे। अब क्या बताया गया है कि हाउ एवर देयर आर सेवरल ड्रॉबैक्स। इसका क्या क्या ड्रॉबैक्स है? तो इस वाले फंडिंग ऑप्शन में तो जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज जो होता है लोन का, वो पीरियोडिकली क्या करने पड़ते हैं? तो अदा करने पड़ते हैं एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम पर। और इरिस्पेक्टिव हाउ योर बिजनेस इज़ फेयरिंग, इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि आपका बिजनेस जो है फेयर कर रहा है या क्या कर रहा है, घाटा में जा रहा है, उससे कोई नहीं। अब नेक्स्ट मेथड, जिससे कि आप अपने कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन में अगर पैसे चाहिए तो उससे आप क्या कर सकते हैं? इस मेथड से भी आप लोन ले सकते हैं। इसका क्या नाम है? CGTMSC देख सकते हैं क्या है। तो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। इसके लिए आपको क्या
मिलेंगे, पैसे मिल सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, इसके लिए पैसे देते हैं। और यह जो स्कीम है वो क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज MSME, जो कि गवर्नमेंट, जो भारत की जो गवर्नमेंट है उसने ये स्कीम को लॉन्च किया है। क्या, तो MSME। इससे आपको क्या होगा, तो क्रेडिट गारंटी के रूप में आपको पैसे दिए जाएंगे। तो यह एक बहुत ही अच्छा प्रकार का लोन लेने का आपके अंतर स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। इसमें मैं बताऊंगा कि कितना रुपए तक आपको पैसे मिलेंगे। 1 करोड़ तक आपको पैसे दे दिए जाएंगे इस क्या, इस वाले स्कीम में। आप देख सकते हैं, विदाउट कोलैबोरेट और सिक्योरिटी, बिना किसी डेप्थ, होता है ना कि डेप्थ रख लिए, सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी के लिए धन ले लिए, वैसा कुछ नहीं। भारत सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च की है, तो इसके लिए आप सभी को बिना छूट दे देती है कि 1 करोड़ तक ले लो रुपया। इसमें कोई कोलैबोरेशन नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी ऐसा चीज़ नहीं है, आपके रखा जाएगा। ANE अब क्या है, ANE न्यू एंड एग्जिस्टिंग, any new and existing micro and small enterprise can take the loan from all scheduled commercial banks and specialized regional rural banks, NSCI, NDFI, SIDBI, which have signed an agreement with the credit guarantee trust। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनी न्यू एग्जिस्टिंग माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, आपका अगर कोई भी पहले से ही आपका एग्जिस्टिंग माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज है तो आप इससे लोन ले सकते हैं। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक की सहायता से आपको लोन दिया जाएगा, क्योंकि सरकारी योजना से आपको ये सब सुविधा मुहैया कराता है। स्पेसिफिक रीजन रूरल बैंक्स, आप किसी भी, आपका रूरल बैंक भी है उससे भी आप पैसे ले सकते हैं। अब क्या है, तो ये और रूरल बैंक्स, इसके साथ साथ ये सभी बैंक जो कि मेन बैंक आता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपसे क्या करेंगे, तो एक एग्रीमेंट साइन कराएंगे, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट आप में ये आपसे एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, क्या, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, और तब ये आपको पैसे दे सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक। तो इतना ही हम लोग देखते हैं, और इसको मैं आप सभी को प्रैक्टिकल रूप से बता देता हूँ। ये तो लिखित हो गया, प्रैक्टिकल क्या है तो आप देख सकते हैं, ये सभी आपके लिए हिंदी में भी है, जिनमें स्टूडेंट्स को हिंदी में लिखना है वो आप इस PDF को देख सकते हैं। ये PDF बहुत ही अच्छा PDF है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक ये PDF है, आपको ऐप पे हमारे मिल जाएगा। अब देखिए, अब क्या है, स्कीम देख लेते हैं। अभी तक तो मैंने आपको पढ़ा रहा था, अब आपको प्रैक्टिकल रूप से बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे भारत में स्कीम है जिससे कि आपको लोन मिलेंगे। तो पहला स्कीम क्या है, स्टार्टअप्स इंडिया सीड एंड फंड स्कीम। इस बारे में आप जान लीजिए, सर्च कीजिएगा गूगल पे, मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, तो आपको 5 करोड़ तक शुरू के स्टार्टिंग के समय में स्टार्टअप शुरू करने के लिए फंड दिए जाते हैं। तो MSMB जो था ना, उससे भी उसमें 1 करोड़ तक, यहाँ पे 5 करोड़ तक आपको दिया जाता है फंड। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम भारत सरकार का है। अब क्या है, अटल इनोवेशन मिशन, अटल यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मोदी जी ने इसे अटल इनोवेशन मिशन करके एक योजना यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्या है, तो सपोर्ट इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वेरियस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे कि अटल थिंकिंग लैब, अटल इनक्यूबेटेशन सेंटर्स, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस ETC। इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं वो नहीं बताएगा। एक योजना है क्या, समृद्धि स्कीम में क्या है, तो इसका एम क्या है, तो इक्विटी प्रदान करना, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप्स इन सेक्टर सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। ये एक इस प्रकार का स्कीम है ना, इसमें एक तरह से सरकार मान लेते हैं इक्विटी प्रदान करता है, इक्विटी फंडिंग करती है, मतलब पैसे देती है, तो जो भी आपका बेनिफिट होगा उस अनुसार से आप में क्या करेंगे, तो पैसे लेंगे। तो इसमें क्या आ जाता है इस सेक्टर्स में, तो हेल्थ केयर, अगर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई चीज़ आप शुरू करते हैं, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर एग्रीकल्चर, आपको कृषि से रिलेटेड कोई चीज़ शुरू करना है,
तो भी आपको इस वाले स्कीम से पैसे सरकार मुहैया कराएगी। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इससे भी आपको पैसे मिल सकते हैं। इसमें आपको लोन के दौर पे 10 लाख तक मिल सकते हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज शुरू करने के लिए, बिना किसी कोलैबोरेशन के, बिना किसी सिक्योरिटी के। यहाँ पे देख सकते हैं। और भी चीज़ आपको देखना है, और भी स्कीम तो मैं आपको बताऊंगा। और स्कीम क्या है, तो और स्कीम आपके सामने, सारा स्कीम मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी स्कीम लगाए हैं जिससे कि एंटरप्रेन्योर वाले को पैसे मिलने चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्कीम जो है वो स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड्स, इसमें आपको 5 करोड़ तक पैसे मिल जाते हैं ना। और फिर क्या है, उसके बाद देख लीजिए अटल इनोवेशन मिशन, इसमें मैंने आपको बता दिया। फिर क्या है, तो फिर है आपका समृद्धि स्कीम। समृद्धि स्कीम में क्या होता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आप लोग देख सकते हैं, सब नाम देखिए, सर्च कीजिए, पूरा यूट्यूब पे इसके बारे में दिया गया है। स्टार्टअप्स इंडिया इनिशिएटिव एस्पायर करके स्कीम है, ठीक है। इसमें भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको दिया जाता है। ई बीज पोर्टल से भी आपको पैसे मिलते हैं। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इससे भी आप लोग स्टार्टअप्स के लिए पैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम MGS, इससे भी आपको पैसे मिल सकते हैं। अब क्या है, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF, इससे भी आप लोग पैसे ले सकते हैं। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज CGTMSC, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था इस वाले PDF में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे CGTMSC लोन्स के बारे में, वही चीज़ यहाँ पे है। अब क्या है, अब है आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम, बहुत ही अच्छा स्कीम है। यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, तो SC ST वाले या फिर कोई लड़की है, वोमेंस है, महिला है, स्टार्टअप करना चाहती है, उससे लोन मिल सकता है, पैसे मिल सकता है। ड्रोन शक्ति, ड्रोन के आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड लोन मिल सकता है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SAM, इसमें भी आपको लोन मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट Z, इसमें भी आपको सर्टिफिकेट स्कीम से माध्यम से लोन मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजी अपडेशन, क्या है CLCSS, इससे भी आपको पैसे की ज़रूरत है स्टार्टअप शुरू करने के लिए, एंटरप्राइज शुरू करने के लिए, मिल सकते हैं। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SAM, ये भी आपका है, जो कि आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए, तो उसके रिलेटेड आपको मिलेगा। डिजाइन क्लियरिंग स्कीम फॉर डिजाइन एक्सपर्टाइज, इससे भी आपको क्या होंगे, तो जो भी चीज़ डिजाइन वाला एक्सपर्टाइज है तो आपको इसमें पैसे मिलेंगे। कितना तक, तो 3.7 लाख रुपए तक आपको मिलेंगे। अब क्या है, डिज़ाइन क्लिनिक स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन इत्यादि चीज़ हम लोगों ने 18 करके आपको सारा स्कीम बता दिया। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या अब नहीं रह गई होगी कि फ़ंड अपने स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए कहाँ कहाँ से लाएं। आपको और भी दिक्कत है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप मार्क वेबसाइट पे आइएगा। गवर्नमेंट भारत सरकार का स्टार्टअप्स इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं startupsindia.gov.in, इस पे आइएगा तो आपको सारा जानकारी, सारे सरकारी स्कीम के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। और जो स्कीम के मैंने बारे में आपको बताया, जैसे सीड फंड स्कीम, उसके बारे में यहाँ पे पूरा जानकारी ले सकते हैं। फंडिंग गाइड फॉर स्टार्टअप्स, ये सभी जो स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कॉन्टेक्ट फंड्स टू अ फंड, ये सभी के बारे में आप पूरा जानकारी ले सकते हैं और ये सब देख सकते हैं।